नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेताओं का 18 जनवरी से जयपुर में जमावड़ा लगेगा। ये चिंतन करेंगे। अपना मानना है कि कांग्रेस जितनी चिंतन की चिंता में है, उससे ज्यादा उसके सहयोगी व छोटी पार्टियां उसे लेकर चिंतन में है। वे तमाम गैर कांग्रेसी पार्टियां और नेता कांग्रेस की दशा दिशा को लेकर चिंतन मूड में है, जो सेकुलर जमात का हिस्सा है। लालू प्रसाद यादव हो या शरद पवार या करुणानिधि या चंद्रशेखर राव, सब कांग्रेस की चिंता में है। कांग्रेस किधर जा रही है, उसका जहाज कहीं डूब तो नहीं रहा और उससे अलायंस रहे या न रहे, इन सवालों में यूपीए के ये साथी दल खोए हुए हैं। उस नाते इन पार्टियों का जयपुर के चिंतन शिविर पर फोकस रहना है। यूपीए सरकार में शरद पवार, अजीत सिंह फिलहाल सत्ता में है। करुणानिधि, मुलायम सिंह यादव और मायावती ने सरकार को सहारा दिया हुआ है। ये सारे नेता किसी न किसी चिंता में हैं। कांग्रेस से रिश्तों को लेकर ये आज उतने सहज नहीं है जितने 2-3 साल पहले थे। शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने सार्वजनिक तौर पर असंतोष जाहिर किया हुआ है। मुलायम सिंह और मायावती मजबूरी के चलते यूपीए सरकार के समर्थक हैं। ये चुनाव में कांग्रेस के नंबर 1 विरोधी रहेंगे। जाहिर है, कांग्रेस जहां आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रही है, वहीं सहयोगी व समर्थक पार्टियां कांग्रेस को कमजोर बनवाने की सोच में है। ये कांग्रेस से अलायंस के नफे नुकसान पर सोच विचार करने को मजबूर है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। सोनिया गांधी की कमान में कांग्रेस पार्टी पहली बार सत्ता में रहकर चिंतन कर रही है। पंचमढ़ी और शिमला का चिंतन विपक्षी कांग्रेस का चिंतन था। गुवाहाटी में कांग्रेस के 14 मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन भी विपक्ष में रहते हुए हुआ था। नैनीताल में जरूर सत्ता में रहते कांग्रेस ने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किया था, लेकिन जयपुर में पहली बार कांग्रेस केंद्र की सत्ता में रहते हुए सरकार और संगठन से जुड़े मुद्दों पर विचार करेगी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष की बनाई कमेटियों ने अपना मसौदा तैयार करके पार्टी को सौंप दिया है। अब तक की बातचीत से चिंतन का जो एजेंडा बना है, उसमें बताया जा रहा है कि 5 चीजों पर फोकस है। चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष के उद्घाटन भाषण के बाद चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे करीब 400 लोग 40 समूहों में बंटकर इन 5 मुद्दों के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि चिंतन शिविर में सबसे अहम एजेंडा यह होगा कि क्या लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए जाएं। कांग्रेस नेताओं का एक समूह इसके पक्ष में है। इसके नफा नुकसान पर चर्चा होगी। दूसरा एजेंडा राहुल गांधी को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने का है। इसके भी सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। तीसरा एजेंडा अलायंस का है। कांग्रेस नेताओं से प्रदेशवार उनके यहां की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलायंस की संभावनाओं के बारे में विचार होगा। चिंतन शिविर का चौथा एजेंडा वो मुद्दे हैं जो सूरजकुंड की एक दिन की विचार गोष्ठी में उठे थे। इसमें खास फोकस यूपीए सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के अमल पर होगा। कांग्रेस अध्यक्ष उसकी रिपोर्ट लेंगी। पांचवा और आखिरी अहम मुद्दा नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर भाजपा मोदी को आगे करके चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के लिए उसके असर पर आकलन जरूरी है। पार्टी उससे आंख नहीं मूंद सकती है। इसके अलावा भी कुछ मुद्दे होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक अपने को गुजरात तक ही सीमित रखते थे, लेकिन अब उनकी गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की कमान संभालने की चर्चाओं के बीच खबर है कि मोदी गुजरात से बाहर अलग अलग बहाने से कई राज्यों की यात्रा करने वाले हैं। इसका मकसद उन राज्यों में लोगों का मूड भांपना है। इसकी शुरुआत झारखंड से हो रही है। 19 जनवरी को रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला 1 दिवसीय मैच देखने के लिए मोदी रांची जाएंगे। वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इस नाते उनको झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से न्योता दिया गया है। बताया जा रहा है कि मोदी ने रांची जाने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात चुनाव में सभाएं भी की थी और मोदी के शपथ समारोह में भी गए थे। रांची के बाद नरेंद्र मोदी का लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। 21 जनवरी को लखनऊ में कल्याण सिंह की जनक्रांति पार्टी का विलय होना है। इस मौके पर लखनऊ में एक बड़ी रैली होनी है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस रैली में हिस्सा ले सकते हैं। उनके लखनऊ से चुनाव लड़ने की चर्चा भी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में भाजपा के दिग्गज नेता कैलाशपति मिश्र का निधन हो गया था। तब नरेंद्र मोदी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पटना गए थे। पटना की इस यात्रा और रांची व लखनऊ की प्रस्तावित यात्राओं को उनकी राजनीतिक मुहिम से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन तीनों में सिर्फ मेघालय में कांग्रेस की सरकार है। त्रिपुरा में वामपंथी सरकार है तो नागालैंड में नागालैंड पीपुल्स फ्रंट के नेतृत्व में एक साझा सरकार है। उत्तर पूर्व से कांग्रेस को हमेशा बड़ी उम्मीद रहती है,
लेकिन इस बार भाजपा, लेफ्ट और समाजवादी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को किनारे करने की रणनीति बनाई है। मेघालय में इस बार पीएस संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सत्ता हासिल करने की रणनीति बनाई है। वहां कांग्रेस के मुकुल संगमा मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में पीएस संगमा एनसीपी के साथ थे तो उनकी पार्टी को 14 सीटें मिली थी और भाजपा ने 3 सीटें जीती थी। इस बार संगमा ने विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिससे उनका कद बढ़ा है। उन्होंने अपनी एनपीपी को एनडीए में शामिल कराया है। इससे मेघालय में बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी तरह नागालैंड के लिए भाजपा ने अलायंस बना लिया है। भाजपा के प्रभारी के चंद्रशेखर ने सत्तारूढ़ नागालैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ अलायंस बनाया है। इस अलायंस में जनता दल यू भी शामिल है। नागालैंड में हमेशा जनता परिवार की पार्टियों का एक आधार रहा है। तीनों पार्टियां साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत चुनाव लड़ेंगी। त्रिपुरा में 5 बार से लगातार वाम मोर्चे की सरकार बन रही है। इस बार भी वहां बदलाव की उम्मीद कम है। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। हिना रब्बानी खार ने अपने प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने कई बड़े आरोपों का सामना किया है। खार ने कहा कि दक्षिण एशिया में कई देशों और दूसरी जगहों पर भी भ्रष्टाचार की समस्या है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मनमोहन सिंह पर राजनीतिक किस्म के आरोप लगे हैं, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ पर 22 अरब रुपए के घोटाले के आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हुए हैं और उनके देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए। पाकिस्तान के इससे पहले के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी भ्रष्टाचार के मामले में ही हटाए गए थे। भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी हमले में 2 भारतीय जवान मारे गए और पाकिस्तानी सैनिक एक भारतीय लांस नायक का सर काट कर ले गए, लेकिन उल्टे पाकिस्तान भारत पर युद्ध भड़काने का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि भारत की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे वे निराश और इससे तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह के बयान को भी बेहद आक्रामक बताया। भारत ने कहा कि उसने सीमा पर कोई हमलावर कार्रवाई नहीं की है। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। इसके उलट पाकिस्तान ने कहा कि भारत के हमले में उसके जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से कहा गया कि भारतीय सेना ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग की और उसमें पाकिस्तान का एक जवान मारा गया, जबकि भारतीय सेना प्रमुख विक्रम सिंह ने कहा कि मंगलवार को पाकिस्तान ने फायरिंग की और भारत की ओर से जवाबी फायरिंग में उसका एक जवान मारा गया। इस बीच जनरल विक्रम सिंह शहीद जवान हेमराज के परिजनों से मिलने उनके गांव शेरनगर गए और वहां कहा कि हेमराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा में हुए शिक्षक बहाली घोटाले में दोषी करार दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला के साथ उनके बेटे अजय चौटाला सहित 55 लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले के बाद चौटाला पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत इस मामले में 22 जनवरी को सजा सुनाएगी। सीबीआई के विशेष जज विनोद कुमार ने 3000 से ज्यादा जूनियर बेसिक ट्रेंड शिक्षकों की गैरकानूनी बहाली के मामले में इनको भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दोषी ठहराया है। इस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 2009 के लोकसभा चुनाव के समय कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कराया था और अल्पसंख्यक राजनीति की बजाय ओबीसी की राजनीति पर फोकस किया था। हालांकि उनको उसका नुकसान हुआ और लोकसभा चुनाव में उनके वोट कटकर कांग्रेस की ओर गए, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह अल्पसंख्यक राजनीति की बजाय सर्वजन की राजनीति पर जोर दे रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करके उन्होंने इसकी शुरुआत की है। प्रदेश के ओबीसी और सवर्ण मतदाताओं का रुझान उनकी ओर बना है। फिर विधानसभा के कार्यक्रम में नारायण दत्त तिवारी को सम्मानित करके उन्होंने ब्राह्मण वोट पटाने की कोशिश की है। पाकिस्तान पर उनके भाई रामगोपाल यादव के बयान को भी इससे जोड़ा जा रहा है। रामगोपाल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी के उतरने की खबरों से मुलायम को यकीन है कि अल्पसंख्यक सपा के साथ ज्यादा मजबूती से रहेंगे, तभी वे दूसरे वोटों पर मेहनत कर रहे हैं।
पूर्व विदेश मंत्री एस एम कृष्णा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव से एन पहले वीरभद्र को केंद्रीय कैबिनेट से बाहर किया गया था। पार्टी उन्हें हिमाचल में कोई जिम्मेदारी देने के मूड में नहीं थी, लेकिन उन्होंने बागी तेवर दिखाया और एनसीपी नेता शरद पवार के साथ बातचीत शुरू कर दी। इसके बाद आनन फानन में कांग्रेस आलाकमान ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और चुनाव के बाद वे मुख्यमंत्री बन गए। ठीक ऐसे ही कृष्णा को भी कर्नाटक चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट से हटाया गया है। उनको कांग्रेस कार्य समिति में स्थायी नामांकित सदस्य बनाया गया है और सोनिया गांधी ने उनको चिंतन शिविर के लिए विदेश नीति का प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने प्रस्ताव बना दिया, लेकिन शिविर में नहीं जाने का ऐलान किया है। उनके करीबियों का कहना है कि उनको सांत्वना पुरस्कार नहीं चाहिए। उनकी नजर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, इसलिए वे दबाव बना रहे हैं कि पार्टी आलाकमान उनको कर्नाटक चुनाव की जिम्मेदारी दे। जयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में चुनावी अलायंस की रणनीति पर विचार होगा, मगर क्या अच्छा नहीं होता यदि कांग्रेस कोर कमेटी पहले सहयोगी और साथी दलों से विचार करती कि आगे क्या हो। लेकिन बतौर संगठन कांग्रेस अपनी तरफ से सहयोगियों से बात नहीं करती है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर पर उसकी सहयोगी पार्टियों और संभावित सहयोगियों की बराबर नजर रहेगी। ऐसी खबर है कि जयपुर में कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर विचार करेगी। पहले भी कांग्रेस गठबंधन के बारे में अकेले और एकतरफा विचार करती रही है। इस बार भी वैसा ही होगा। 1998 में पंचमढ़ी में कांग्रेस ने अलायंस नहीं करने का फैसला किया था और उसके बाद 6 साल सत्ता से बाहर रही थी। 2004 में यूपीए बनाकर सत्ता में आई कांग्रेस पिछले 9 साल से सरकार में है। सो इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अलायंस की राजनीति के साथ ही आगे बढ़ने की रणनीति बनाएगी। लेकिन मुश्किल यह है कि यूपीए की घटक पार्टियों और कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दे रही पार्टियों के साथ कांग्रेस के रिश्ते पहले जैसे सहज नहीं हैं। 2009 में लोकसभा और 2011 में विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने वाली तृणमूल कांग्रेस यूपीए से अलग हो चुकी है। पुरानी सहयोगी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन ने यूपीए से नाता तोड़ लिया है और 2009 के आखिर में कांग्रेस के साथ जुड़े बाबूलाल मरांडी भी अपनी जेवीएम लेकर कांग्रेस से अलग हो गए हैं। जो पार्टियां अलग नहीं हुई हैं, उनके रिश्तों में भी एक सर्दपन है। एनसीपी के साथ कांग्रेस महाराष्ट्र में 13 साल से सत्ता में है और केंद्र सरकार में भी 9 साल से उनका साथ है, लेकिन उन्हें लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त नहीं है। इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह को लेकर भी कांग्रेस में आशंका है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस 9 साल से साथ हैं, लेकिन वहां की राजनीति भी तेजी से बदल रही है। कांग्रेस में इस बात का आकलन हो रहा है कि डीएमके का साथ चुनावी राजनीति के लिहाज से कितना फायदेमंद है। लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, शिबू सोरेन आदि के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने के बारे में भी जयपुर में चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी असल में गठबंधन की मजबूरियों और राहुल गांधी की साफ सुथरी राजनीति करने की चाह के बीच उलझी है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। कांग्रेस को अगर अलायंस करना है तो साफ सुथरी और स्वच्छ छवि के नेताओं के साथ ही अलायंस करने की जिद छोड़नी होगी, नहीं तो उत्तर प्रदेश की तरह कांग्रेस को अकेले किस्मत आजमाने की जोखिम उठानी होगी। गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस की दूसरी मुश्किल यह है कि जिन राज्यों में उसे अलायंस करना है उनमें से कई राज्यों में उसका आधार बहुत कमजोर है। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि में कांग्रेस बहुत कमजोर है, लेकिन केंद्र में सत्ता में होने और 2004 के मुकाबले 2009 के चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल करने के तर्क से कांग्रेस अपने लिए सीटों में ज्यादा हिस्सेदारी मांगेगी, जो देना क्षेत्रीय पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। तभी यह सवाल उठा है कि अलायंस पर कोई फैसला करने से पहले अगर कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों और संभावित सहयोगियों के साथ विचार विमर्श कर लेती तो उसके लिए फैसला करना ज्यादा आसान होता। लेकिन अभी लग रहा है कि कांग्रेस एक तरफा फैसला करेगी और उसे सहयोगी पार्टियों पर थोपे